हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं तेरी दीवानगी भाग 23। इससे पहले इस कहानी के 22 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था। अभय ने भी झट से कॉल रिसीव करके मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। सुनैना ये देखकर घबरा गई और वो अभय को देखने लगती है तो अभय भी उसके कंधे पर हाथ रखकर स्क्रीन में देखते हुए बोलता है कि डैड, ये आपकी बहू है। अभय के डैड दोनों को देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हाँ, अपनी बहू से जल्द ही मिलने के लिए इंडिया आ रहा हूँ मैं। तुम दोनों से वहीं पर मुलाकात होगी। सुनैना ये बात सुनकर एकदम से अपना चेहरा शर्म से नीचे झुका लेती है। उसे तो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। इधर दूसरी तरफ नंदिनी अथर्व के सीने से लग अचानक से रोने लगी। अथर्व उसके दर्द को समझ रहा था, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था कि नंदिनी का असली परिचय क्या है। वो तो बस इतना जानता था कि नंदिनी उसकी पत्नी है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। नंदिनी के आंसू कहीं ना कहीं उसे एकदम से खंजर जैसे लग रहे थे। वो उसे सीने से लगाकर एकदम से चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नंदिनी उसकी बाहों में भी एकदम से टूट रही थी। ठाकुर साहब, हमारा परिवार नहीं है, हम तो अनाथ हैं। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, हमारे माँ बाबा भी नहीं है। उन लोगों ने हमसे झूठ कहा था कि हम उनकी बेटी हैं। वो हमारे माँ और बाबा नहीं है, लेकिन हमारा परिवार तो है ही नहीं ना। हम तो पूरी तरह से अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। नंदिनी भी अथर्व के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है, जिसे सुनकर अथर्व भी उसके दोनों ही हाथों को पकड़कर खुद से दूर करते हुए बोलता है कि तुम अनाथ नहीं हो, समझी। तुम पूरा परिवार है तुम्हारा और हर रिश्ता खून का होना जरूरी है क्या? कैसे भूल सकती हो तुम कि उन लोगों ने तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है, अपना नाम दिया है, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करी है, बहुत ज्यादा प्यार दिया है तुम्हें, और तुम कह रही हो कि तुम्हारा कोई भी नहीं है? वो लोग तुम्हारे माँ बाबा नहीं है? नंदिनी, खून से ज्यादा प्यार के रिश्तों की अहमियत होती है। माँ बाबा सभी ने तुम्हें कभी भी इस चीज का एहसास तक नहीं होने दिया कि तुम उस घर की बेटी नहीं हो। तुम्हें हमेशा अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया। नहीं ना नंदिनी, वो तुम्हारा परिवार है, तुम उस घर की बड़ी बेटी हो और हमेशा उस घर की बड़ी बेटी ही रहोगी। तुम्हारी बुआ जो तुम्हारे पिता की सगी बहन होकर भी उनके साथ ऐसा बुरा होता हुआ बस देखो ना, तो सोचो खून के रिश्ते अगर इतने जरूरी होते तो फिर उन्होंने मदद क्यों नहीं करी तुम्हारे पापा की? नंदिनी उसकी बातें सुनकर उसे देखने लगती है तो अथर्व भी उसके चेहरे को हाथों में भरकर प्यार से बोलता है कि नंदिनी, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें माँ बाप का प्यार नसीब तक नहीं होता है, और तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हो कि इतना प्यारा परिवार मिला है तुम्हें। नंदिनी को अथर्व की बात एकदम से समझ आ चुकी थी कि वो उसकी आंखों में देखकर हाँ में अपना सिर हिला देती है। मेरी नंदिनी बहुत ही ज़्यादा समझदार है। अथर्व भी नंदिनी के माथे को चूमते हुए प्यार से कहता है तो नंदिनी भी उसकी आंखों में देखकर हल्के से मुस्कुरा देती है। अथर्व नंदिनी के गालों को पकड़कर हल्के से हिलाता है और फिर सीधा होकर कार ड्राइव करके आगे की तरफ बढ़ा देता है। इधर नंदिनी के घर का माहौल एकदम से अलग सा हो चुका था। सरोजनी जी की बातें सुनकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। सभी के चेहरे के भाव बदले हुए थे, खास करके रुद्राक्षी के। वो तो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, उसके चेहरे पर खुशी के साथ आंसू भी आ चुके थे। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसे भी नंदिनी से जल्द मिलना था, उसे बहुत सारी बातें करनी थी। सार्थक रुद्राक्षी के बदले हुए भाव देखकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे क्या हुआ है। वो तो बस उसे हैरानी से देखे जा रहा था। बाकी सभी बहुत ही ज़्यादा हैरान नज़रों से सरोजिनी जी को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि नंदिनी किसी आम इंसान की नहीं बल्कि जोधपुर के राजा विक्रम जी की बेटी है, और वो इतनी ज़्यादा अमीर खानदान की बेटी है। नंदिनी आप सभी के साथ क्यों? सार्थक भी सरोजिनी जी के पास आकर उससे पूछता है तो गायत्री जी भी, जो कि एकदम से चुप सी एक जगह पर बैठी हुई थी, वो बोलती हैं कि नंदिनी के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, वो तो सालों पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। रुद्राक्षी ने ये सुना तो वो एकदम से गुस्से भरी आंखों से उनकी तरफ देखती है, और फिर आखिरकार उनके परिवार को खत्म करने वाला इस परिवार का ही तो बेटा था, जिसकी वजह से आज भी रुद्राक्षी के दिल में इस परिवार के लिए नफरत थी। दीदी, हमने कितना ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन हमने उन दोनों ही बच्चियों में से एक को नहीं ढूंढ पाया। एक बच्ची हमें नहीं मिली, कितने साल
बार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी विक्रम भाई शाह की बेटी है ये जानकर हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। विद्यान की माँ खुशी से एकदम नम आंखों से बोल पड़ती हैं, लेकिन गायत्री जी भी एकदम से चुप हो गई थी। जिसे होने का डर था वही होने वाला था उनके साथ। वो ये जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि एक बेटी मिल चुकी थी, लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि उसका परिवार आज उसके ही सुहाग के कारण इस दुनिया में नहीं है, तो फिर क्या होगा? क्या करेगी नंदिनी अथर्व के साथ? रुद्राक्षी भी उठकर बाहर की तरफ आ गई, तो वहीं ये देखकर सार्थक भी पीछे पीछे आ गया था। रुद्राक्षी को कुछ घुटन सा महसूस हो रहा था, मानो जैसे कोई बात अंदर ही अंदर उसे बहुत ही ज़्यादा घोट रही हो। अपना सिर पकड़कर वो कोने में आकर बैठ जाती है, तो वहीं सार्थक ने उसे सिर पकड़ के देखा तो वो भी जल्दी से उसके पास आकर पूछता है कि रुद्राक्षी, रुद्राक्षी क्या हुआ है तुम्हें? ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? प्लीज़ मुझे बताओ, कहीं और लेकर चलो मुझे, मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही है, मैं और नहीं रुक सकती हूँ यहाँ पर। रुद्राक्षी भी बेचैन मन से कहती है, तो सार्थक भी उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम हॉस्पिटल चलते हैं अभी के अभी। नहीं, मुझे किसी खुली जगह पर लेकर चलो, बस मैं यहाँ पर नहीं रुकना चाहती हूँ, रुद्राक्षी ने कहा। तो सार्थक उसे लेकर वहाँ से निकल गया। इधर नंदिनी खुद को संभाल चुकी थी। अथर्व ने आज एक अच्छे से पति होने के साथ साथ एक दोस्त होने का फर्ज भी निभाया था। नंदिनी को लेकर अथर्व भी सीधा हॉस्पिटल आ गया तो देवराज जी ने उसे अच्छी खबर सुना दी थी कि उसके पिता बिल्कुल ठीक है और वो अब खतरे से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। नंदिनी नम आंखें लिए मुस्कुरा देती है। वो भागकर जल्दी से अंदर की तरफ झांकती है तो अपने पिता को ठीक देखकर दरवाजे से ही लगकर सुकून की सांस लेती है। अथर्व भी उसके पास आकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि देखा, मैंने कहा था ना तुमसे कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा। अब तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो और चुपचाप से यहाँ पर बैठो। एक तो व्रत रखा हुआ है तुमने और फिर ऊपर से इधर उधर भाग दौड़ कर रही हो कितनी देर से। हम ठीक है ठाकुर साहब, हम हमारी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। आप भी तो सुबह से कुछ भी नहीं खाए हैं, आप भी आके बैठिए, हम आपके लिए अभी कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। नंदिनी वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी अथर्व भी उसकी कलाई को पकड़कर उसे रोकते हुए बोलता है कि नहीं, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, तुम चुपचाप से यहाँ पर बैठो मेरे साथ। बाबा आप बोलिए ना इन्हें, देखिए सुबह से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, हमारे कारण ये भी बहुत ज़्यादा परेशान है। नंदिनी भी पास में ही खड़े देवराज जी की तरफ देखकर परेशानी से बोलती है, जिसे देखकर देवराज जी भी मुस्कुराते हुए बोल पड़ते हैं कि बेटा इसमें तो हम आपकी अब कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं, आपके पति हैं, अब आप ही देखिए कि इन्हें कैसे समझाना है और कैसे खाना खिलाना है। नंदिनी ये सुनकर परेशानी से अथर्व को देखती है तो अथर्व भी उसका हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से बोलता है कि शाम को एक साथ ही व्रत खोलेंगे। नंदिनी हैरानी से पूछती है कि क्या आपने भी व्रत रखा है, जिसे सुनकर अथर्व भी हल्के से मुस्कुरा देता है। नंदिनी की आंखें तो एक बार फिर से एकदम से भर आई थी, वो उसके सीने से लग गई थी। अरे बाबा यहाँ पर ही है, ये क्या कर रही हो तुम, अगर वो देखेंगे तो फिर क्या ही सोचेंगे हमारे बारे में। अथर्व भी शरारत से उसके कान में धीरे से कहता है, जिसे सोचकर वो हड़बड़ा कर नंदिनी उससे दूर होकर उसे देखने लगती है। तो देवराज जी भी उन दोनों को देखकर हल्के से मुस्कुरा रहे थे। शर्म से नंदिनी का सिर भी हल्के से नीचे झुक गया और इधर नंदिनी की माँ और दोनों ही बच्चों को लेकर गायत्री जी भी घर आ चुकी थी, क्योंकि उन्हें इस वक्त सहारे की जरूरत थी और ऐसे में वो उन्हें अकेला छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आ सकती थी। सभी लोग महल वापस आ चुके थे। महल में आकर सभी को महर्षि जी के बारे में सब कुछ पता चल गया था, जिसे सुनकर सरोजिनी जी भी खुशी से रो पड़ती हैं और फिर दोनों ही बच्चों को जिया के साथ आराम करने के लिए भेज देती हैं। गायत्री जी भी सरोजिनी जी को अपने साथ अपने कमरे के अंदर ले आती हैं। इधर दूसरी तरफ सुनैना और प्रणय मतलब अभय दोनों ही राजस्थान के लिए निकल चुके थे, जिसकी खबर उन्होंने किसी को भी नहीं बताई थी, क्योंकि वो सभी को सरप्राइज देना चाहते थे। और सुनैना भी आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी। सुनैना तो प्रणय को वापस अपनी ज़िंदगी में पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। वो पूरे रास्ते दोनों ही एक दूसरे का हाथ थाम कर आए थे। सुनैना तो प्रणय को एक पल के लिए भी खुद से बिल्कुल भी दूर नहीं करना चाहती थी। आखिरकार उसका प्यार उसने खोने के बाद दोबारा से पाया था। सुनैना भी प्रणय के बारे में घर पर बताना चाहती थी और फिर उससे बहुत ही जल्द शादी भी करना चाहती है, इसीलिए प्रणय को लेकर वो सीधा अपने घर के लिए निकलती है। इधर दूसरी तरफ क्या हुआ है रुद्राक्षी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। रुद्राक्षी को बेचैन सा देखकर सार्थक भी उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर पूछता है, कुछ नहीं हुआ है, फिलहाल
के लिए मुझे अकेला छोड़ दो तुम। रुद्राक्षी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बोलती है और फिर सार्थक का हाथ झटक देती है। अरे हमें कुछ बताओगी तभी तो हम कुछ मदद कर पाएंगे, तुम्हारी हर वक्त इतना ज़्यादा जिद करती रहती हो बस तुम। सार्थक भी उसे यूं गुस्सा करता हुआ देखकर बहुत ही आराम से बोलता है, मदद? तुम करोगे मेरी मदद? कैसे भूल जाऊं मैं? भूल गए क्या तुमने मेरे साथ क्या किया था कल रात को? इसके बाद भी मैं तुमसे मदद मांगूंगी? इतनी गिरी हुई समझा है क्या तुमने मुझे? मुझसे दूर ही रहना वरना तुम्हारे साथ पूरे परिवार को तुम्हारे बर्बाद कर दूंगी मैं। समझ आई ना बात? रुद्राक्षी काफी ज्यादा गुस्से में न जाने उससे क्या क्या बोल रही थी। तो वहीं सार्थक ये सुनकर उसकी कलाई को पकड़कर गुस्से से बोलता है कि तुम सच में प्यार के लायक ही नहीं हो। हमें अपनी गलती का एहसास है लेकिन तुमने भी हमारे साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया है, समझे तुम? और हमारे परिवार को बर्बाद करोगी तुम क्या कोई उंगली उठाकर भी देखेगा ना तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। इसीलिए अगर दुश्मनी हमसे निभा लेना, परिवार पर बात आ गई ना तो छोड़ेंगे नहीं हम। उसकी कलाई जोर से झटकता है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठकर वो वहां से चला गया था। तो वहीं रुद्राक्षी गुस्से में उसे जाता हुआ देखने लगती है। गुस्से के कारण पास में पड़े पत्थर पर वो हाथ मार देती है जिससे उसकी हाथ की चूड़ियां टूट जाती हैं। क्यों? आखिर क्यों क्यों किया तुमने मेरे परिवार के साथ ऐसा? मेरे परिवार को तोड़कर क्या मिला तुम्हें? मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को माफ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं करूंगी। रुद्राक्षी अपने बिखरे हुए बालों को समेटते हुए लाल आंखों के लिए बोलती है कि तभी एक कार वहां पर आकर रुकती है। रुद्राक्षी ने देखा तो ड्राइवर बाहर आकर बताता है कि ये कार सार्थक साहब ने भेजा है। रुद्राक्षी भी गुस्से में बैठकर घर के लिए निकल गई थी और इधर सार्थक गुस्से में घर न जाने के बजाय किसी सुनसान सी जगह पर चला गया था। शाम के समय हो चुका था। गायत्री जी सरोजनी जी को लिए हॉस्पिटल आ चुकी थी। उन्हें देखकर नंदिनी ने भी चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया था। भले ही वो मान चुकी थी लेकिन मन में कुछ गिले शिकवे अभी भी थे उसके। महेश जी को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था और अब उनसे मिल सकते थे सभी लोग। सबसे पहले नंदिनी मिलने के लिए गई थी लेकिन दरवाजे पर कदम रखते ही उसने अपने पिता की कही हुई बात को याद करने लगी। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए थे जब उसने अपने पिता को खुद को देखते हुए पाया। बाबा, नंदिनी ने रोते हुए इतना ही बोला तो वहीं महेश जी अपनी नन्ही सी गुड़िया को इतने समय बाद देखकर रो पड़े। हमारी बच्ची, हमें माफ कर दो, हमने क्या कुछ नहीं कहा तुम्हें? महेश जी भी रोते हुए बोलते हैं तो नंदिनी भी भागकर उनके सीने से लिपट गई। आपकी कोई गलती नहीं है बाबा, हमने ही बिना बताए इतना बड़ा कदम उठा लिया था। आपने तो हमेशा हमें अपनी सगी औलाद जितना ही प्यार दिया है, बस हमने ही अपना फर्ज नहीं निभाया है बाबा। नंदिनी ने इतना कहा तो महेश जी उसे अपने सीने से दूर करते हुए बोले कि क्या क्या कहा? सगी? बाबा, माँ ने सब कुछ बता दिया है हमें कि हम आप दोनों की सगी बेटी नहीं है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप दोनों हमारे माँ पिता ही हैं, क्योंकि आप जितना शायद हमारे सगे माँ बाप भी प्यार नहीं करते हमें। हमारी बच्ची तू भले ही हमारी बेटी ना हो लेकिन हमारी अपनी औलाद से भी ज़्यादा किया है तूने हमारे लिए। इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी मत बोलना कि तू हमारी बच्ची नहीं है और हो सके तो हमें माफ़ कर देना। क्या कुछ नहीं कहा है हमने तुझे, बल्कि तू तो हमारे खातिर ये सब कुछ कर रही है। सच हो सके तो फिर हमें माफ़ कर दो बेटा। महेश जी भी इसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, बाबा आप ये क्या कह रहे हो? हमें तो बस इस बात की खुशी है कि आपने हमें माफ़ कर दिया है, बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। आप हमेशा बस हमारे साथ ऐसे ही रहिएगा, हमें भगवान से और कुछ भी नहीं चाहिए। नंदिनी भी उनके गले लगते हुए बोलती है, हमारी बच्ची सच में बहुत ही ज़्यादा समझदार है। महेश जी उसके माथे को चूमते हुए बोलते हैं, जिसे महसूस करके नंदिनी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। दरवाजे पर खड़ी सभी लोग बाप बेटी को मुस्कुरा कर देख रहे थे तो वहीं सरोजिनी जी भी खुशी के आंसू बहा रही थी। इतने दिनों के बाद आज जाकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। गायत्री जी भी अथर्व का चेहरा देख रही थी। वो दोनों ही नंदिनी को उसके परिवार से मिलता हुआ देखकर खुश थे। गायत्री जी के मन में कुछ चल रहा था। कुछ देर के बाद अथर्व, नंदिनी, गायत्री जी और देवराज जी भी घर आ गए थे। नंदिनी रुकने की जिद कर रही थी लेकिन व्रत भी खोलना था, इसीलिए महेश जी समझा बुझाकर उसे घर भेज देते हैं। चारों ही घर आ जाते हैं तो घर में अभी पूजा की तैयारी हो चुकी थी। अब बस व्रत खोलने का समय था। रुद्राक्षी की नज़र नंदिनी पर गई, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो वहीं उसके साथ अथर्व को देखकर उसकी आंखों में एकदम से खून जल गया। सभी लोग आ चुके थे सिवाय सार्थक के। ये देखकर गायत्री जी भी दूर खड़ी हुई रुद्राक्षी से पूछती हैं कि बेटा सार्थक कहाँ पर है, हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो रुद्राक्षी को लगा था कि सार्थक घर चला आया होगा, लेकिन अभी क्या जवाब दे वो ये सोच कर ही एकदम से झूठ बोल पड़ती है कि बड़ी माँ,
उन्होंने कहा था कि वो कुछ देर में आ जाएंगे। आज भी काम क्या होगा इस लड़के का, जानते थे ना कि आज आपका व्रत है, समय पर व्रत खोलना चाहिए था, मगर पता नहीं कहाँ पर रह गया। गायत्री जी भी परेशानी से बोलती हैं। सुभद्रा तो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि वो तो चाहती थी ना कोई अपशगुन हो जाए। बड़ी माँ सा आप सभी लोग व्रत खोल लीजिए, वो आएंगे तो हम व्रत खोल लेंगे। रुद्राक्षी ने कहा तो सभी लोग व्रत खोलने चले गए। रुद्राक्षी थकी हारी एक जगह पर बैठ के उसका मन नहीं था, लेकिन दिल बार बार फोन पर जा रहा था। उसने भी झल्लाते हुए फोन उठाकर सार्थक को कॉल मिला दिया। सार्थक कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, उसका फोन ऑफ था। ये देखकर वो भी गुस्से में फोन को एक साइड पर रख देती है और दोनों ही हाथ सिर पकड़कर आंखों को बींद लेती है। इधर सभी लोग बारी बारी व्रत खोल रहे थे, बस अथर्व और नंदिनी का रह गया था। अथर्व नंदिनी को पानी पिलाता उससे पहले ही नंदिनी चक्कर खाकर उसकी गोद में गिर गई। नंदिनी नंदिनी क्या हुआ है, उठो। परेशानी से उसका गाल थपथपाते हुए अथर्व भी उसे उठाने लगता है। हमें तो लग रहा है कि घर में खुशखबरी आने वाली है, विधान की माँ आगे आकर खुशी से बोलती हैं, जिसे सुनकर अथर्व हैरानी से उन्हें देखने लगता है। अरे ये क्या बोल रही है तुम, चुपचाप से खड़ी रहो। अथर्व तुम बहू को लेकर कमरे के अंदर जाओ, भाग दौड़ के कारण चक्कर आ गया है इन्हें। राजवीर जी भी अपनी पत्नी को वापस से पीछे की तरफ खींच लेते हैं तो अथर्व से कहा तो अथर्व भी उसे जल्दी से लेकर अपनी गोद में कमरे की तरफ आ गया था। तो वहीं रुद्राक्षी ने जब नंदिनी की हालत देखी तो वो भी जल्दी से उसके पास आकर बैठ गई थी। रुद्राक्षी को अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। उसके चेहरे पर पानी की धारा मारते हुए परेशानी से उसे उठाने लगती है। नंदिनी उठो उठो, देखो सब परेशान हो रहे हैं, उठो बिना अब अपनी बड़ी बहन को परेशान देकर अच्छा लग रहा है क्या तुम्हें, उठ भी जाओ ना आप प्लीज़। नंदिनी के सिर को अपनी गोद में रखकर वो प्यार से सहलाते हुए कह रही थी। अथर्व हाथ में गिलास पकड़े हुए रुद्राक्षी की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी भरी लकीरें आ गई थी कि भला रुद्राक्षी नंदिनी को जानती भी नहीं है, मगर फिर भी उसकी इतनी ज़्यादा परवाह कर रही, उसे अपनी बहन बोल रही है। तभी जिया हाथ में खाना और कुछ दवाई लेके, भाई आप ये ना भाभी साहब को जल्दी से खिला दीजिए, इतना कहकर जिया वहीं पर रखकर जाने लगती है। तो रुद्राक्षी को नंदिनी की देखभाल करते हुए वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरानी से खड़ी हो गई थी।